जी आपके सर पास है। हो भाई? सर आ रहा है। आतिफ नहीं है अभी? यस सर मैं हूँ, सर मैं हूँ, इधर ही हूँ, मैं सुन रहा हूँ बस। खैर है, बाकी सबकी खैर है, बाकी हो ना हो, आतिफ अकेला सब पे भारी है। चलें स्टार्ट करता हूँ मैं आपके साथ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आज के लेक्चर की। सर जी बेटा। सर ये एमबीए कब खत्म होगा? फैसल की शादी लेट हो रही है। और ये यार, ये फैसल की शादी तक एमबीए नहीं हमने खत्म करना, ये शादी करेगा तो एमबीए खत्म होगा। है भाई फैसल, कब हो रही है शादी तुम्हारी? ठीक हो गया सर। उतनी देर तक फैसल क्या करे फिर? वो जो आज तक करता है। उसमें अल्लाह ताला आपको इस्तकामत है, ये दुआ कर सकते हैं। चले जी, आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, और वो है प्रॉफिट या सेल इन इस्लाम। तो ये हमने स्लाइड थोड़ी सी लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी, इसको मैं रिपीट करता चलूं क्योंकि एक हफ्ते का बीच में गैप आ गया था, तो आप लोग ऑब्वियसली भूल गए होंगे। तो इसको बिल्डअप अगर इसका बनाऊं, तो सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अनड्यू प्रॉफिट डिस्करेज किया गया, ठीक है। अब ये जो टर्म है अनड्यू, ये बड़ी सब्जेक्टिव टर्म है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं, एक तो वो कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा किसी को, ठीक है, मतलब आप किसी को एक्सप्लॉइट करते हुए उससे ज्यादा प्रॉफिट ना चार्ज कर रहे हो, किसी की जरूरत का फायदा उठाते वक्त आप उससे ज्यादा प्रॉफिट चार्ज नहीं कर रहे। फिर वो चीज उतने की है भी या नहीं, ये आपको भी पता होगा। मार्केट में एक नॉर्मल या एवरेज रेट चल रहा होता है, उससे बहुत महंगी चीज भी बेचना जो है दैट इज अनड्यू प्रॉफिट। वो कमाना भी अनड्यू प्रॉफिट है कि एक कपड़ा है, एक कपड़े की वैल्यू है, एक शर्ट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 500, या मार्केट में चले 1000 रुपया भी चल रहा है, आप कहें नहीं जी ये 5000 रुपए के, जो डिजाइनर अक्सर करते हैं, डिजाइनर क्या करते हैं कि वही चीज जो है 5-10 हजार रुपए की बेच देते हैं, जो आपको मार्केट से 200-300-400 की भी मिल जाती है, या बढ़िया 1000 रुपए की भी मिल जाती है अगर उसी क्वालिटी की भी दें। तो ये दिस इज अनड्यू प्रॉफिट। बट अगेन ये टॉपिक टोटली सब्जेक्टिव है, तो इंसान के अपने ऊपर रख दिया गया। इस पे अभी तक उलमा ने डिफरेंट बातें की हैं। जिस तरह कोई कहता है जी डबल प्रॉफिट जो है वो अनड्यू हो जाता है, कोई किसी परसेंटेज को कहता है, कोई कहता है जी कि बस इंसान को कोई ये भी कहते हैं कि जितना मर्जी प्रॉफिट कमाए, लेने वाले को चाहिए कि वो ना दे उनको प्रॉफिट। तो ये डिफरेंट व्यूज हैं, इनमें आज तक कोई इजमा नहीं बन सका, इसीलिए इस टॉपिक को मैं इतना डिस्कस नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इसमें कोई इजमा नहीं है कि व्हाट इज एक्चुअली अनड्यू। फिर रिबा, प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिबा, दैट इज टोटली हराम, प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। और इंटरेस्ट भी है, बेसिकली वो प्रॉफिट ही होता है, ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो भी प्रॉफिट ही होता है इन द फॉर्म ऑफ रिबा। फिर हमने बात की थी कि ट्रेड, इसका ये मतलब नहीं कि प्रॉफिट नहीं, भाई इस्लाम में प्रॉफिट है ही नहीं, और भाई इस्लाम में प्रॉफिट है, बिल्कुल है, बल्कि आगे जाके आप एक सेल पढ़ेंगे जिसमें ये भी कहा जाता है कि प्रॉफिट बता के भी आप सेल कर सकते हैं। एक टाइप ऑफ सेल है, आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट बिल्कुल जायज है, हर काम में जायज है, एक्सेप्ट फॉर जो मैं नीचे लिखे हैं कि कुछ बिजनेसेस हराम हैं या कुछ बिजनेसेस मकरूह हैं, उनसे प्रॉफिट कमाना मकरूह है। वो क्या है? उनमें हराम कमोडिटीज, अल्कोहल, पोक और खाने पीने के अलावा भी अगर कोई हराम कमोडिटी है उसमें। अच्छा, अब हराम कमोडिटी में एक बात आप ध्यान में रखें, अगर कोई चीज गवर्नमेंट की तरफ से बैंड है तो उसकी कमोडिटी को भी ट्रेड करना, उसकी कमोडिटी में, वो भी हराम के मायनों में ही आएगा। तो इसीलिए ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। फॉर एग्जांपल वेपन, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है वेपन बेचने का, तो आप अगर बेच रहे हैं तो ये हराम में आएगा, क्योंकि यू आर नॉट लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, हुकूमत वक्त की तरफ से आपको इजाजत नहीं है, तो अगर आप करेंगे काम तो वो भी हराम में ही आएगा। फिर मनी चेंजिंग, सुराफा, इसको डिस्करेज किया गया है, हराम नहीं लेकिन डिस्करेज किया गया, यानी करेंसी से करेंसी को खरीदना बेचना। तो इसके अलावा बुरे लोगों के साथ ट्रेड करने को भी डिसलाइक किया गया है कि नेक और अच्छे लोगों के साथ, और एक इंसान जिसके बारे में स्टैब्लिश हो जाए कि ये करप्ट है तो उसके साथ ट्रेड करना बेहतर नहीं है। फिर फजर से सनराइज, इसके दरमियान भी ट्रेड करना जो है वो अलाउड नहीं है। और इम्प्योर आइटम्स जिनके साथ नजासत इंक्लूडेड हो, इस तरह हमारा जो पेशाब, पखाना एटसेट्रा, इस तरह की चीजें ये नजासत हैं,
इनकी हुई ट्रेडिंग या इनसे रिलेटेड ट्रेडिंग भी अलाउड नहीं है, नॉट प्रेफरेबल है। फिर एक बात हमने जो शुरू की थी, जो हमने आज करनी है कि सेल प्रॉफिट क्योंकि डराइव की जाती है सेल से, तो सेल के बारे में क्या लॉज है इस्लाम के, और ये अच्छे खासे लॉज हैं, बड़े स्पेसिफिक लॉज भी हैं। तो हम अब बढ़ते हैं जी सेल की से रिलेटेड लॉज है इस्लाम के उनकी तरफ। और सेल से रिलेटेड से पहले मैं आतिफ का एक सवाल ले लूं, और रूल्स क्या है इस्लाम के अंदर। सबसे पहली बात ये कि सेल वैलिड होनी चाहिए। कौन सी सेल वैलिड होती है ये आपके सामने है जी। सेल को कहते हैं इस्लाम में बई, ठीक है, बई सही इज अ वैलिड सेल। उसकी क्या कंडीशंस हैं आप देख सकते हैं, 4 कंडीशंस में हमने डिवाइड किया है। आगे हर कंडीशन के अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। फिर इसके अलावा एक होती है सेल वॉइड सेल, बई बातिल, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती इस्लाम की नजर में, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती सेल। और फिर एक होती है सेल विद डिफेक्ट, यानी वो सेल एग्जिस्ट करती है लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई एक डिफेक्ट होता है, चीज के अंदर नहीं, उस सेल के अंदर, उसको कहते हैं बई फासिद। और फाइनली एक है डिसलाइक सेल, अलाउड है लेकिन बेहतर है कि आप ना करें। इन सबको हम बारी बारी देखते हैं। उससे पहले मैं आतिफ से सवाल लेना चाहूंगा। जी आतिफ बेटा। सर मैंने लिख के सेंड किए हैं, आप उधर से जरा मैसेज से काइंडली चेक कर लीजिए। लिख के किधर है, मोबाइल पे? सर वो मैसेज में जिधर आपको मैसेज आते नहीं, तो मैं वो पढ़ूं ना किसी को है? आपने ये मुझे बड़ा सीक्रेट मैसेज भेजा है। अच्छा जी, हो माशाल्लाह। यार आप आतिफ एक काम किया करें, आप बेटा जो भी सवाल किया करें ना, तो आप लोग वो सवाल ना अपना शो टू एवरीवन कर दिया करें, इस तरह आसानी होती है सबके लिए, ठीक है। अच्छा जी, आतिफ के सवाल मैं पढ़ देता हूँ। इबादत वो भी इस्लामिक रिलेटेड। अच्छा समरीन नाज, पता नहीं जी कौन है। आज वाला लेक्चर यूट्यूब पे, पता नहीं आज वाला शायद ना हो यूट्यूब पे। मोनोपोली सिचुएशन, हाउ वी नो मार्केट प्राइस। लाइसेंस, इफ यू हैव नो लाइसेंस फॉर फिशिंग बट इट्स कॉमन। अच्छा जी, एक बात जो आपने की है मोनोपोली की, मोनोपोली सिचुएशन हाउ वी नो द मार्केट प्राइस। तो देखिए मोनोपोली तो वैसे ही मतलब कोई इतनी इनकरेजेबल चीज नहीं है, बट लेकिन अगर मोनोपोली भी हो, ठीक है, और फिर भी एक चीज की डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक भी प्राइस बन जाती है, ठीक है। आतिफ का सवाल है कि मोनोपोली अगर हो तो उसमें हम कैसे मार्केट प्राइस, क्योंकि मैंने जिक्र किया था कि एक एवरेज देख लें प्राइस, उसके मुताबिक अपनी प्राइस सेट करें। तो मोनोपोली वाला कैसे अपनी प्राइस सेट करेगा? तो बेटा उसको डिमांड एंड सप्लाई से भी आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा फिर वही बात आ जाती है कि उसको अपनी कॉस्ट प्राइस का तो पता है, और वो इस चीज को अगर एक्सप्लॉइट करेगी, क्योंकि मेरी मोनोपोली है तो मैं जो मर्जी प्राइस चार्ज करूं, तो अगेन ये उसको पता है, उसकी नीयत है, उसको उसके ज़हन में ये बात है कि आई एम चार्जिंग दिस मच बिकॉज ऑफ द मोनोपोली, ठीक है। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अगर है तो वो डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म जी बिल्कुल अलाउड है, इस्लाम उसकी इजाजत देता है डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक प्राइस करने की। तो ये मोनोपोली सिचुएशन में यही है कि उसे तो उसको खुद भी पता है पार्टी को कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, और दूसरी बात एक्सप्लॉइट, जब तक वो ये ना समझे कि मैं एक्सप्लॉइट कर रही हूँ तब तक उसको अलाउड है प्राइस डिटरमिन। इस दूसरी बात आतिफ ने किया जी लाइसेंस, इफ यू हैव नो लाइसेंस फॉर फिशिंग बट इट्स कॉमन। भाई लाइसेंस, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट ने लाइसेंस की शर्त रखी है। अब जहाँ पे गवर्नमेंट ने लाइसेंस की शर्त नहीं रखी और गवर्नमेंट एक्सेप्शंस भी अगर दी हुई है, तो उसके मुताबिक आप अगर काम कर रहे हैं तो वो अलाउड है। फॉर एग्जांपल, अगर फिशिंग का लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया है लेकिन फिशिंग का लाइसेंस दिया है फॉर इनलैंड फिशिंग, तो उस केस में आप अगर इनलैंड फिशिंग कर रहे हैं तो आपको वो लाइसेंस लेना चाहिए। अगर आप आउट लैंड फिशिंग कर रहे हैं, यानी समुंदर या दरिया से फिशिंग कर रहे हैं, और अगर उसका मुझे लॉ का पता नहीं है, लॉ के अंदर फिशिंग नहीं, उसकी इजाजत नहीं चाहिए या लाइसेंस नहीं चाहिए, तो फिर आप कर सकते हैं, वरना अलाउड नहीं है। फिर दूसरी बात है, एक फिशिंग हम लोग शुगल में करते हैं, ठीक है, वो शुगल की बात नहीं हो रही, हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, अब प्रॉफिट पर्पस की बात करें, कमर्शियल सेंस में बात करें। तो मैं और आप आतिफ हम लोग फिशिंग कर सकते हैं लाइसेंस के बगैर भी, क्योंकि हम लोगों ने उसको बेचना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने लाइसेंस रखा हुआ है फिशिंग के लिए तो वो लेना लाजमी है।
उसके बगैर वो चीज। सर ये जो दरिया पे होती है ना, ये जितनी भी मतलब कोई भी फिशिंग पॉइंट है जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे है, उस पे ना वो लाइसेंस लाजमी होता है, वो उसका ठेका लेते हैं ईयरली हाँ बेस पे ना, वो काफी मिलियंस में होता है ये दरियाओं का ठेका। तो बिल्कुल लेकिन बिल्कुल लोग जाते हैं, चोरी करते हैं और फिर वो सेल भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं, चोरी कर रहे हो। देखो आपने खुद ही लफ्ज इस्तेमाल कर लिया ना, चोरी करते हैं, इसका मतलब आपको भी पता है कि गलत है। ये इजाजत के बगैर अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो वो चोरी के सेंस में आएगी, टोटली गलत है बिल्कुल। अगर तो ऐसी ऐसी सिचुएशन है, लेकिन अगर किसी ने ठेका लिया और वो आपको इजाजत दे दे फिशिंग करने की, ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ फिर तो अलाउड होना चाहिए, क्योंकि जिसने ठेका लिया उसने आपको इजाजत दे दी। ठेका लिया मतलब उसके पास राइट है कि वो किसी को भी फिशिंग की इजाजत अगर दे सकता है तो उसने दे दी, तो इट इज अलाउड। तो बात वही है इजाजत की, जहाँ इजाजत चाहिए। ये तो आप किसी के बाग से सेब तक नहीं तोड़ सकते, ठीक है। वो आपने बड़ा मशहूर वाकया भी सुना होगा अब्दुल कादिर जिलानी का, कि वो उन्होंने सेब एक खा लिया किसी के बाग से, तो उसकी जगह उन्होंने 10 साल गुलामी की और फिर बेटी से उसकी शादी भी की, और वो सारा आपने वाकया एक सुना होगा। तो वो तो किसी के बाग से आप सेब भी, इवन अगर आप एक दरख्त लगा हुआ है किसी के घर में, उसका फल बाहर की तरफ गिर जाता है, वो तक नहीं उठा के खा सकते। उसके बारे में वैसे डिफरेंट व्यूज हैं कि अगर बाहर गिर जाए तो आप खा सकते हो, अंदर गिरे तो नहीं खा सकते। बट वो तो फिर बेटा इजाजत तो फिर लेनी चाहिए, जहाँ पे इजाजत लेनी बनती है, वहाँ पे इजाजत के सर ये तो बगैर। डिफरेंट डिफरेंट उलमा की डिफरेंट राय है ना इसमें। वो कहते हैं कि जिधर आपका अगर वो दरख्त का साया आपकी तरफ आ रहा है और हाँ उसके जो पत्ते वगैरह गिरते हैं वो उससे आप इफेक्ट हो रहे हैं, तो फिर आपका भी उस पर हक आता है। हाँ जी और दूसरी बात जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाली, वो तो उनका रुतबा ना तो हम उस तक पहुंच सकते हैं, वो तो वजू कर रहे थे, वो नहर से गिर के आ रहा था ना जो हाँ उन्होंने खाया, बिल्कुल फिर वो बिल्कुल पता करने गए कि बिल्कुल, वो नहर किधर से हो गिर के गया। आ रहा है, मतलब उस तक की उन्होंने वो आप देखें कि वो तक उनको हुआ फील कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, अलाउड नहीं था, तो उन्होंने 10 साल गुलामी की उस बंदे की, फिर उसी की बेटी से शादी भी की 10 मजीद साल की। वो पूरा वाकया खैर वो यहाँ पे सुनाना बनता तो नहीं, बट बताने की बात यही है कि जहाँ पे आपका राइट है, अब इस बात में बहस हो सकती है कि किस चीज पे राइट है किस पे नहीं, लेकिन वंस इट हैज बीन एस्टैब्लिश कि आपका राइट नहीं है, आप वहां से कोई भी चीज हासिल करके बेच नहीं सकते, ठीक है। जो चीज आपकी मलकियत में नहीं, आगे हम पढ़ेंगे, सेल की बात करेंगे ओके कि सर। कहाँ कहाँ आपके अलाउड है आपको सेल करना, कहाँ कहाँ नहीं अलाउड, तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे रूल ऑफ सेल की। सेल यहाँ पे लेकिन सर आपके सामने, ये जो जी जी सर एक बात बोले। सर, एक बात ये कि जो आपको मतलब कि अलाउड है, कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें मतलब कि स्टेट जो है वो अलाउ कर रही है लेकिन रिलीजन अलाउ नहीं कर रहा। रीजन क्या मतलब? सर आपका रिलीजियस जो हाँ आपका रिलीजन, मजहब है वो नहीं आपको। हाँ हाँ, देखिए मैं जहाँ पे बात करता हूँ ना गवर्नमेंट की, ये तो उलमा का इजमा है कि आप जिस भी गवर्नमेंट में रह रहे हैं आपको उनकी तमाम वो बातें माननी चाहिए जो आपके दीन से मुतसादिम नहीं है, ठीक है। इस बात पे इजमा है कि जो चीज दीन से मुतसादिम नहीं है, वो चीज आप बेशक अमेरिका में क्यों ना रह रहे हो, इसराइल में क्यों ना रह रहे हो, आपको माननी है। जो चीज दीन से मुतसादिम आ जाए वो चीज आपको ना मानना अलाउड है, लेकिन उसमें भी तमीज बताई गई है कि तमीज में रहते हुए और फसाद क्रिएट किए बगैर। तो स्टेट के, ये तो स्टेट के बारे में इस्लाम का पूरा एक अलग चैप्टर है, इसमें बहुत सी चीजें आपको स्टेट से रिलेटेड मिल जाएंगी, क्या चीज स्टेट की माननी चाहिए क्या नहीं माननी चाहिए। बट एक मोटा रूल ये है कि स्टेट की हर वो बात जो इस्लाम से मुतसादिम नहीं है वो आपको माननी चाहिए। तो अगर एक चीज इस्लाम में अलाउड नहीं है तो भाई वो चीज आपको गवर्नमेंट इजाजत दे या ना दे वो आपको नहीं खरीदनी बेचनी चाहिए। और एक चीज की इस्लाम में इजाजत है और स्टेट आपको इजाजत नहीं दे रही, तो बेटा यहाँ पे फिर आपको स्टेट की माननी है। क्यों? क्योंकि बेशक आपको इजाजत ठीक हो थी, गया। लेकिन साथ ये भी कहा गया कि स्टेट की बात भी मानी। अब स्टेट बहुत सी चीजों को जहन में रखते हुए अक्सर फैसले करती है, सिचुएशंस को रखते हुए, कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए। तो अगर आप कोई चीज नहीं करेंगे तो ये देखिए ना, यहाँ पे समझे कि एक है इस्लाम में कहा गया कि ये चीज करो, एक चीज कहा गया है कि ये चीज ना करो, ठीक है। जो ना करने का हुक्म है और स्टेट कहे करने को, वो तो आप ना करें। लेकिन एक चीज है जो आपको कहा गया है कि कर लो, करने की इजाजत है, नहीं करोगे तो उसमें आपकी पकड़ नहीं है। जिस तरह एक है फर्ज नमाज, अगर आपको कहा गया है इस्लाम के अंदर कि नमाज आपने पढ़नी है और स्टेट कहती है कि नमाज पढ़ना नमाज नहीं अलाउड,
तो यहाँ पे आप स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हो कि भाई एक चीज फर्ज है, उसमें हम स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हैं क्योंकि यहाँ की फर्ज बात है। लेकिन एक बात है, फॉर एग्जाम्पल आजकल अजी घरों से बाहर ना निकले, अब दीन में तो आपको अलाउड है घर से बाहर निकलना, ठीक है, बाहर निकले, बल्कि मुसाफा भी करें, सुन्नत भी है, लेकिन स्टेट अगर समझ रही है कि ये चीज सही नहीं है और उन्होंने आपको मना फरमाया है, तो उस केस में आपको मुसाफा नहीं करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है फर्ज, सुन्नत, नफल, मैंने आपको एक दफा पहले भी कहा था कि इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो आधा दिन समझ लेंगे कि बेसिकली फर्ज, फर्ज, सुन्नत, हराम, हलाल, मकरूह, इनमें फर्क क्या है, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है हमारे लिए। अच्छा, फिर अगली बात है जी आपकी सेल की, आगे आपके सामने टाइप्स लिखी आ रही हैं। एक है वैलिड सेल। वैलिड सेल जो है उसके मुताबिक इसको कहते हैं बई सही, ठीक है, बई सही। ये वो सेल है जो कि इस्लाम की नजर में सही है, ये ऐसी ही होनी चाहिए, एक सेल को ऐसा ही होना चाहिए। इसकी 4 बेसिक कंडीशंस हैं। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसको अक्द कहते हैं। सब्जेक्ट मैटर यानी वो चीज जिसके बारे में जिसको ट्रेड किया जा रहा है उसको मबी कहते हैं। मबी के बारे में भी आगे रूल्स हैं, अक्द के बारे में भी आगे रूल्स हैं। फिर प्राइस जिसको समन कहते हैं उसके बारे में भी रूल्स हैं, और डिलीवरी जिसको कब्जा कहते हैं इसके बारे में भी क्या रूल्स हैं आगे हम देखते हैं। वो रूल्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो सेल वैलिड है, वरना सेल आपकी या तो बातिल है या फासिद है या मकरूह है, ठीक है। बातिल सेल पढ़ते हैं जी, बातिल सेल क्या है। तो बातिल सेल के बारे में वर्ल्ड सेल उस सेल को कहते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी इस्लाम की नजर में ये सेल एग्जिस्ट ही नहीं करती। सही को तो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं बेटा, लेकिन वर्ल्ड सेल वो है बातिल जो एग्जिस्ट ही नहीं करती इस्लाम की नजर में। इस्लाम की नजर में वो सेल एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ना हो, ठीक है, ना कोई बेचने की ऑफर कर रहा है, ना कोई खरीदने का जाहिर कर रहा है, अपनी रजामंदी जाहिर कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने कोई चीज वैसे किसी के घर पड़ी हुई थी और आप उससे जाके पकड़ लेंगे बेच मुझे, या आपने पकड़ ली कि भाई ये तूने मुझे बेच दी, ये ले पैसे पकड़, आपने उसको पैसे भी दे दिए और आपने चीज जबरदस्ती ले ली, वो बेच भी नहीं रहा था, आपने जी सेल होगी। नहीं, इस्लाम की नजर में सेल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कभी भी ऑफर नहीं थी। दूसरी बात ये, कोई आपने देखा होगा अक्सर लोग आपकी झोली में चीज रख देते हैं, ये लो जी, आप कहते भाई मैंने नहीं खरीदनी, आप कहते यार जो मर्जी, वो अगला बंदा कहता है जो मर्जी दे दो जी, होगी। तो ये वो नहीं कह सकता कि जी मैंने आपको कोई चीज दे दी है तो ये सेल हो गई, अब आप मुझे पैसे दें। नहीं, इस्लाम में वो सेल वॉइड है जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं है। फिर वो सेल भी वॉइड है जिसमें बेसिक कंडीशंस जो सेल की रखी गई हैं वो भी मानी ना जाएं, वो भी पूरी ना हो रही हो। फिर इस्लाम में वो सेल भी वॉइड है जिसकी कोई प्राइस ही ना हो, ठीक है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं वैलिड सेल, इनमें से अगर कोई चीज ना हो तो वो सेल इस्लाम की नजर में वॉइड है, बातिल है ही नहीं। प्राइस के बगैर आप सेल कर ही नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते चीज लो जी ये तुम्हारी हो गई, कितने की, आगे हम रूल भी देखेंगे, बाद में देख लेंगे, या जितने मर्जी दे देना। किसी की प्राइस अगर मेंशन नहीं है तो वो सेल भी बातिल है। फिर डिलीवरी, अगर कब्जा नहीं मिल रहा किसी को, अब कब्जा भी 2 किस्म का जी, एक है फिजिकल और एक है इम्प्लाइड कब्जा, वो भी आगे जाके देखते हैं। तो वो सेल भी इस्लाम में वॉइड है। बेसिकली ये ऊपर 4 जो आपके सामने लिखे आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट मैटर, प्राइस एंड डिलीवरी, इन चारों में से अगर कोई भी चीज नहीं है तो इस्लाम की नजर में वो चीज वॉइड है, वो सेल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, दूसरी सेल बई बातिल बई फासिद, ये वो सेल है जो एग्जिस्ट करती है लेकिन कंडीशनल एग्जिस्ट करती है, कि जब तक वो कंडीशन सेल कंसिडर की जाएगी इस्लाम के अंदर, लेकिन वो कंडीशन पूरी होगी तो ये सही बन जाएगी, अगर वो कंडीशन पूरी ना हो तो ये बातिल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये ऐसी सेल है जो कि कहीं दरमियान में लटक रही है, बातिल और सही के, एक कंडीशन के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपने कंडीशन
आपने किसी को पैसे दिए और आपने कहा मुझे जी ब्लैक कलर की एक चीज चाहिए, ब्लैक कलर की गाड़ी चाहिए, और अब वो गाड़ी अभी तक आपके पास आई नहीं। कंडीशन क्या है, आपने दिया कि मुझे ब्लैक कलर की गाड़ी चाहिए। अब वो गाड़ी जब आएगी आपके पास और अगर वो ब्लैक हुई तो ये सही में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर वो ब्लैक ना हुई तो ये बातिल बन जाएगी, फिर ये सर इसमें बातिल हो जाएगी। तो इसी तरह की प्राइस की एक कंडीशन है, आपने प्राइस तय की थी 1000 रुपए में मैं तुमसे सूट लूंगा या शर्ट लूंगा, तो शर्ट जब आई तो उसने कहा जी कि आप मुझे अब 1100 रुपया दे दें, मुझे तो ये 1000 में ये पड़ गया, 100 रुपया ये भी पड़ गया। तो उस केस में भी सर जब इसमें शर्ट आई नहीं, वो सेल अभी बीच में फासिद रही, कंडीशनल रही, उसके अंदर वो बीच में लटकती रही, ना बातिल थी ना सही थी। लेकिन जब शर्ट आ गई और उसके अंदर डिफेक्ट क्या आया कि वो 1100 की अब होगी 1000 की बजाय, तो यहाँ पे उस सेल को फिर सर इसमें ये बातिल जो में कन्वर्ट कर दिया जाए। जी बेटा, कोई सवाल? सर ये जो फासिद है इसमें ये है कि मतलब वो सर ये फासिद में ये कह रहा है कि ये सही हो सकती है या बातिल हो सकती है, लेकिन एक हाँ। हदीस शरीफ का ये है, हदीस शरीफ को कहते हैं कि एक जो मिनट चीज में आपको पहले शुबे में क्लियर डाले। कर दूं, सॉरी, वो बात ये है कि वो सही हो सकती है अगर वो कंडीशन, वो डिफेक्ट दूर हो जाए। मतलब आपको गाड़ी अगर काली की जगह सिल्वर गाड़ी आ गई तो आप उसको वापस करके ब्लैक करवा के उसको सही कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कह दे नहीं मेरे पास ब्लैक गाड़ी नहीं है तो फिर ये बातिल बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने 1000 रुपया शर्ट के लिए मुकर्रर किया और आपको 1100 की शर्ट बेचेगी, आपने कहा यार आपने तो मुझे 1000 की बेची थी, वो कहे ओ यार सॉरी मुझे याद है, हाँ मैंने 1000 की बेची थी, तो फिर ये सही हो जाएगी। और अगर वो कहे नहीं यार ये 1000 की अब नहीं हो सकती, तो फिर ये बातिल हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ऐसा डिफेक्ट, ऐसा कंडीशन के अंदर लूप होल जो सही किया जा सकता है, ठीक है, उसको हम उस सेल को कहेंगे बई फासिद। ठीक है, और अगर वो सही नहीं किया जाएगा, अगर वो सही कर दिया जाए तो बई सही बन जाएगी, अगर वो सही नहीं किया जा सकता तो वो बई बातिल बन जाएगी। जी आतिफ आप कहें। सर ठीक हो गया, क्लियर हो गया। मैं यही कह रहा था कि जो चीज वो हदीस शरीफ में था ना, जो चीज आपको शुबह में डाले उस चीज को तरक करो। जैसे कि वो एक आलिम ने इसका डिटेल के साथ बताया था कि मेंढक किसी भी जगह पे कहीं भी नहीं आपको बताया गया कि ये हराम है या हलाल है, सिर्फ ये आपको शुबह में डाल रहा है, इस वजह से इसे हम इज्तनाब करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हदीस के मुताबिक हर चीज जो आपको शुबे में डाले उसको ना करना, इवन इबादत भी। ठीक है, ये चीज हर एक के लिए, ये कई उलमा इबादत के लिए भी करते हैं, वजीफों के लिए, मतलब इन चीजों के लिए भी कई उलमा यूज करते हैं। बेसिकली हर चीज जो आपको डाउट में डाल दे, बेहतर है कि ना की जाए। ठीक है, लेकिन Yes, sir. इसका ये मतलब ही नहीं कि आप उसको पूरी जिंदगी डाउट में रहें। उसके बारे में बेहतरीन ये है राय कि उस डाउट को दूर करें, उसके ऊपर तहकीक करें। ये नहीं कि डाउट में पूरी जिंदगी डाउट में रहे और पूरी जिंदगी काम ही नहीं किया ना। इस्लाम में जो चीज डाउट में डालें उसको वक्ती तौर पे ना करें, लेकिन उसके आप रूट तक जाएं, रूट तक पहुंचे और उसको, उस डाउट को खत्म करें। ठीक है, चलें जी। अच्छा, ये तो थी बई फासिद, ऐसी सेल जिसमें कोई कंडीशन पूरी ना हो रही हो और वो बीच में कहीं लटक रही है। जी बेटा सवाल करें। ये रीना, ये जो सब्जेक्ट मैटर है इसके बारे में क्या बताया आपने? इसमें आवाज बेटा आपकी नहीं आ रही क्या? सर ये जो वैलिड सेल का एक पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर, इसके बारे में क्या बेटा बताया इसके आपने? बारे में भी मैंने ये सारा आपको बताना है। ये देखें, ये सब्जेक्ट मैटर के बारे में सारा कुछ अभी मैंने आपको बताना है। अभी आप थोड़ा सा ना बस हौसला रखें, ठीक है? ओके सर। वो हमें लगता है आतिफ कहाँ से कहाँ में ले गया, लेकिन ऐसी बात नहीं, अभी हम वहीं पे हैं, ठीक है? अच्छा, फिर एक होती है जी बई मकरू, डिसलाइक्ड सेल। ये वो सेल है जो इस्लाम की नजर में वैलिड है, मतलब वॉइड नहीं है, फासिद भी नहीं है, तमाम कंडीशंस भी पूरी हुई हैं, लेकिन डिसलाइक है, बेहतर है कि ना किया जाए, बेहतर है कि ऐसी सेल ना की जाए। एग्जाम्पल क्या है जी? अगेन जिस तरह आतिफ ने एक बात की कि डाउट में अगर कोई चीज है, ठीक है, अगर कोई चीज डाउट क्रिएट कर रही है, जिस तरह मेंढक के बारे में इसने बात की, तो आप बेहतर है कि मेंढक को ना ही बेचें। ठीक है, आपस की बात है, मेंढक हराम भी है, इसके बारे में वैसे चले तो बात की बहस है, लेकिन सर अगर ये आपको ये जो मकरूह है इसकी तो बेस्ट एग्जांपल फिर वो तलाक वाली है ना इसकी तो कौन सी? ये इसकी जो मकरूह की जो हलाल भी है लेकिन इसको नापसंद किया, ये तो बेस्ट एग्जांपल इसकी वो तलाक वाली है ना।
हाँ नहीं वो तो वो सेल तो नहीं हो रही ना, वो वैसे हाँ बिल्कुल जी। डिसलाइक की वैसे एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल तलाक की है कि अलाउड है लेकिन डिसलाइक है, और भी बहुत सी ऐसी चीजें आपको इस्लाम में मिलेंगी। अब मैं आपको सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं तो मिसाल के तौर पे अगर आप जुम्मे की अजान के बाद या वैसे किसी भी नमाज की अजान के बाद सेल करते हैं तो वो डिसलाइक्ड है। वैसे जो हुक्म है या बेहतरीन प्रैक्टिस है वो ये है कि अजान सुनते ही तमाम कारोबार बंद कर दिए जाए नमाज तक, ठीक है। और अरब ममालिक में काफी हद तक ऐसा होता भी है कि अजान सुनते ही दुकान वगैरह कारोबार बंद कर देते। वेलकम बैक। देखो यार पता ही नहीं चला है, आप लोगों की क्लास की अच्छी बात है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, यार रिकॉर्डिंग पे मैं लगा देता हूँ बेटा, मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ, मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ। इकरा का सवाल है तो वो तो मैं करूंगा, वॉइस का मसला चले यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा। अच्छा जी चले बैलेट सेल की तरफ बढ़ते हैं। मकरू की मैं आपको एग्जांपल देने लगा था, सॉरी, कि मकरू में एक आ जाती है जी जुम्मे की अजान के बाद या किसी भी अजान के बाद सेल करना या ट्रेड करना डिसलाइक समझा जाता है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल डिसलाइक सेल की है कि अगर आप कोई चीज को अपने पास मतलब खरीदा करके विद द व्यू पॉइंट कि आप उसको दोबारा महंगा करके बेचेंगे तो ये भी मकरूह है, ये डिसलाइक्ड है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। कुछ चीजों में तो ये हराम है, आगे हम होर्डिंग में पढ़ेंगे। कुछ चीजों के लिए तो ये हराम है जिसमें रूटीन की डेली यूज की चीजें आती हैं, बट कुछ चीजों के लिए ये अलाउड है लेकिन डिसलाइक्ड है। अब कोई गाड़ियां ना बेचे, ठीक है, या एसी ना बेचे, अब ये तो है तो लग्जरी आइटम्स, लेकिन ये मतलब आपको एज सच प्रोहिबिट नहीं किया गया, लग्जरी आइटम्स हैं, बट स्टिल किसी चीज को, किसी भी चीज को, और वो लग्जरी आइटम ही क्यों ना हो, उसको जखीरा करके बेचने की ममानत की गई है, डिसलाइक किया गया उसको। अच्छा फिर तीसरी एग्जांपल, अच्छा ये भी बड़े मजे की एग्जांपल है क्योंकि ना ऐसा लड़कों को तो पता होगा, आतिफ को भी शायद पता हो, अक्सर ऐसा होता है कि आप जब बकरा या जानवर लेने जाते हैं ईद के लिए, तो वो अक्सर हमने एक टर्म यूज की है, हम टर्म यूज करते हैं कि यार एक बंदा आया उसने रेट खराब कर दिया, ठीक है। वो टर्म क्या होती है, लड़के इस बात को समझ सकते हैं कि आप बेसिकली उसको 10,000 में मना रहे थे, कोई आया उसने 12,000 लगा दिया, ले गया, ठीक है। तो ये चीज भी इस्लाम में मकरूह है क्या, कि अगर कोई नेगोशिएशन चल रही है बायर और सेलर के दरमियान, दो पार्टीज के दरमियान, तो तीसरी पार्टी को वहां पे इंतजार करने का हुक्म फरमाया गया जब तक कि उन लोगों की सेल कंक्लूड ना हो जाए, हाँ या ना हो जाए, तब तक किसी को बीच में अपनी काउंटर ऑफर कराने की इजाजत नहीं, यानी मकरूह है ये। जिस तरह बकरों में भी यही हो रहा होता है कि हम लोग 20,000 में मना रहे होते हैं, एक बंदा आता है और बात होती है, हाँ जी कितने की, चल यार तू बाई ले ले, चलो जी, उसको उसने बाई में ले गया, अब उसके लिए ये सेल मकरूह है, उसको ये करना नहीं चाहिए। तो ये नेगोशिएशन अगर चल रही है दो पार्टीज के दरमियान तो तीसरी को बीच में नहीं आना चाहिए, ये भी मकरूह है। तो ये इस तरह की आप देखें एग्जांपल्स हैं आपके पास, और भी बहुत है, सारी हमें डिस्कस करने का टाइम नहीं है और जरूरत भी नहीं है, बात है बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझाने की। सर इससे ज्यादा तो ऐसे करते इससे ज्यादा ऐसे करते हैं कि ये जो व्यापारी लोग होते हैं ना, ये सारे आपस में एक ग्रुपिंग कर लेते हैं, और अगर मैं चीज लेके गया हूँ ना, मेरी चीज 1 लाख की है, तो जान बूझ के वो एक आएगा वो 50,000 कह जाएगा, दूसरा भी आएगा वो 50 से ज्यादा फिर कोई कहेगा ही नहीं, उससे नीचे नीचे बताएंगे कि मैं तंग आके ना तो कम कीमत पे दे के चला जाऊं, मुझे लगे कि ये मेरी है इतने। हाँ बिल्कुल, ये भी जी, ये भी खैर ये तो गश में आता है, गश भी अभी पढ़ते हैं क्या होता है, लेकिन ये ऐसी सेल बेटा ये मकरूह है, ठीक है, जहाँ पे नेगोशिएशन के दरमियान में अगर आप काउंटर ऑफर करा दें, दिस इज नॉट इनकरेज्ड इन इस्लाम। तो ये तो थी जी सही सेल, बातिल सेल, फासिद और मकरूह सेल। अब वैलिड सेल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के दिन का, सेल के पूरे चैप्टर का, कि कौन सी सेल फिर अलाउड है और जो अलाउड नहीं है ऑब्वियसली वो डिसअलाउड है, या उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है टू पॉन्डर अपॉन। वो क्या है जी, वैलिड सेल की तरफ बढ़ते हैं, और ये
आपने जिस तरह देख लिया कि 4 कंडीशंस हैं किसी भी सेल के वैलिड होने की, और वो है कॉन्ट्रैक्ट, अक्ट, सब्जेक्ट मैटर मबी, प्राइस समन और डिलीवरी कब्जा। तो बढ़ते हैं अक्ट की तरफ। अक्ट जिसको आप डीड भी कहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, सेल डीड या सेल कॉन्ट्रैक्ट, उसके मुतालिक एहकामात जो है उनमें 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 कि एक ऑफर होनी चाहिए और एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र कर लिया कि अगर आप कोई बेचना नहीं चाह रहा तो वो आपको ऑफर भी नहीं करा रहा कि आप खरीद लें, तो आप उसकी चीज लेके उसको पैसे देके कहीं लो जी सेल होगी और अब मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा, तुमने सेल कर दी। नहीं जी, दिस इज नॉट अ वैलिड सेल। एक वैलिड सेल वही होगी जिसमें ऑफर भी है, और दूसरी वही बात कि आप किसी के झोली में डाल के और उसके पैसे लेके नहीं कह सकते ये लो जी मैंने आपको सेल कर दी, उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जिसको कहा जाता है इजाबो कबूल, ये दोनों चीजें होना लाजमी है एक वैलिड सेल में। अच्छा, अब ये जो इजाबो कबूल है ये क्वाली भी हो सकता है, यानी ओरल जुबानी भी आप कह सकते हैं, लिखने में भी हो सकता है, ओरल के अंदर ही क्वाली के अंदर ही आएगा कि लिखत पढ़त में भी हो सकता है, प्लस इम्प्लाइड भी हो सकता है, यानी इशारा आप किसी को दे दें। इशारा किस तरह हो सकता है कि आप अगर किसी को कोई चीज पकड़ा रहे हैं और उसने आपको ना नहीं की और उसने वो चीज आपको रखने दी अपने पास जेब में या घर में जिधर भी, और आपने उसको ना नहीं की, तो ये इम्प्लाइड है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी तरह ऑफर, एक रेडी वाला या दुकानदार या इवन मार्केट में जब भी आप चीज लेने जाते हैं तो बेटा आपके सामने वो जो चीजें पड़ी हैं वो कोई बुला नहीं रहा आपको, या रेडी वाले तो चले बुला रहे हैं कि बेकरी शेकरी या दुकानों पे अगर आप जाए तो वो आपको बुला नहीं रहे कि आ जाओ जी हमसे खरीद लो। ये एक इम्प्लाइड इशारा है कि हमने ये चीजें एक दुकान ली है, कमर्शियल एरिया में हम बैठे, हमने चीजें सामने रखी हैं, उनके ऊपर प्राइस भी मेंशन की है, तो हम आपको कह नहीं रहे, ओरली नहीं कह रहे कि हमसे चीज ले लीजिए, हम ऑफर करा रहे हैं आपको बेचने की। तो इसका मतलब है कि इशारतन वो आपको कह रहे हैं कि हम सेल कर रहे हैं। तो ओरली भी अलाउड है क्वाली, और इम्प्लाइड इशारतन भी अलाउड है, दोनों केस में, लेकिन इजाबो कबूल होना लाजमी है। तीसरी चीज है क्रेडिट सेल में फिर क्या होगा जी, एक्सेप्टेंस। क्रेडिट सेल को कहते हैं इस्तजरार। ठीक है, इस्तजरार के अंदर मतलब आप क्योंकि किसी को पैसे नहीं दे रहे, फैसल यार एक मिनट जरा, ये कौन बोल रहा है बेटा, आप ना म्यूट कर लिया करें, अगर आपने इधर उधर बात करनी हो ना म्यूट कर लिया करें, ठीक है। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੰਮਣ ਨੇ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੇ ਤੂੰ ਫਰਕ ਤੇ ਫਰਾਂ ਯੋ। चले जी, मैंने आपको बेटा मना भी किया कि आप लोग अपने आपको बात करने की इजाजत है तो आप म्यूट रखा करें, जब बात करनी हो अनम्यूट कर लिया। चले जी यार, अब आप लोगों को हाथ खड़ा करना पड़ेगा जब भी आपने बात करनी है, ओके। अब आप सबको मैंने म्यूट कर दिया। तो बात कर रहे थे हम क्रेडिट सेल की, ठीक है। और क्रेडिट सेल के अंदर क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस और किस्म की होती है, मतलब आप चीज यहाँ पे इम्प्लाइड की मायने आ जाता है कि आपने चीज बेच तो दी, लेकिन अगले की एक्सेप्टेंस का एक इशारा ये है कि उसने पैसे आपको निकाल के दे दिए, ओरली नहीं कहा। लेकिन अगर उसने आपको ओरली भी नहीं कहा कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ना ही उसने पैसे देने की फॉर्म में कहा कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो उस केस में बेटा क्रेडिट सेल इज टोटली अलाउड इन इस्लाम, लेकिन उसकी भी आगे कंडीशन देखेंगे कि विदाउट कंडीशन वो अलाउड नहीं है। तो क्रेडिट सेल इज अलाउड इन इस्लाम, और ये भी एक इम्प्लाइड होगा क्योंकि आपका ये रूटीन बिजनेस है। तो एनीथिंग दैट इज इन रूटीन इज इम्प्लाइड। अगर रूटीन में ऐसा होता है कि लोग आते हैं और आपसे सामान उठा जाते हैं और आप उसको लिख लेते हैं, ना किसी ने यहाँ पे ओरली कहा ना किसी ने इम्प्लाइडली कहा, तो क्रेडिट सेल एक इम्प्लाइड की फॉर्म में आ जाता है कि अंडरस्टूड बात है कि ये बंदा आता है हमसे,
चीजें उठा जाता है और हम इसकी जगह आगे लिख लेते हैं। या अक्सर क्या होता है कि लोग लिखते भी नहीं है, ठीक है, मतलब एक सेलर लिखता भी नहीं है, बायर खुद ही इस चीज को नोट कर लेता है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा, एक दफा टीवी पे खबर आई कि एक सब्जी वाला जो है वो रात को अपनी, या लाहौर में भी एक है, वो रेडी छोड़ जाता है, लोग सामान खरीदते हैं और पैसे भी देके चले जाते हैं, अक्सर पैसे नहीं भी देते तो अपना नाम लिख के चले जाते हैं। तो इस केस में ये इम्प्लाइड ही है सेल, बेशक क्रेडिट के ऊपर है, बेशक बायर सेलर के ओरल नहीं था, लेकिन एक चीज जो रूटीन में भी हो जाए, अगर क्रेडिट सेल की बात करें तो दैट इज ऑल्सो एन इम्प्लाइड सेल। फिर कैश सेल, ताती कैश सेल, वो भी देखें इशारा है, आपने किसी को चीज दी, उसने आपको पैसे दे दिए, ये भी ऑफर भी है और एक्सेप्टेंस भी। तो पैसे दें तो ये तो एक्सेप्टेंस है ही है, ठीक है, इम्प्लाइड है, बेशक ओरली आपने कुछ नहीं भी कहा, लेकिन अगर पैसे ना भी दें और रूटीन में आप ये काम करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, इस्तजरार करते हैं, तो ये भी एक्सेप्टेड है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में ये रूल्स हैं, इम्प्लाइड भी और ओरल दोनों हो सकती हैं, और क्रेडिट सेल में भी है और कैश सेल, दोनों में इजाबो कबूल मौजूद है। ठीक है जी। फिर इसके अलावा अगला है बायर एंड सेलर। मुतक़दीन जो है, ये दो पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व है सेल के अंदर, जिसको हम बायर एंड सेलर कहेंगे। मुतक़दीन जो है जरा मुश्किल लफ्ज है, तो इसीलिए हम बायर एंड सेलर ही कहते रहते हैं। तो बायर एंड सेलर के बारे में क्या कंडीशंस हैं जी? बायर, एक तो बात ये, फहद यार आप अटेंडेंस मेरा ख्याल है ले रहे हो ना, महविश और फहद आप लोग बेटा अटेंडेंस लेते रहे, ठीक है। दूसरा ये, आप लोग यार चैट में भी अपनी अटेंडेंस लिख दिया करें, ठीक है, आप लोग चैट के अंदर भी अपनी अटेंडेंस लिख दिया करें, तो आप अपनी चैट के अंदर अटेंडेंस लिखें, ठीक है। चलो जी, अब मैं म्यूट किया आप लोगों को, लेकिन ऑप्शन दिया अनम्यूट करने की, ठीक है, तो अनम्यूट करके दोबारा अपने आप को भाई म्यूट कर लेना। अटेंडेंस आप लोग अपनी बेटा बोलते रहे यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट, पार्टीज जो इन्वॉल्व है, उन दोनों पार्टीज को नंबर 1 आकिल होना चाहिए, यानी होशो हवास में होना चाहिए, इंटॉक्सिकेटेड ना हो उस टाइम, यानी कोई नशे में इन्वॉल्व ना हो, और कोई बीमारी ना हो पागलपन की, स्किज़ोफ्रेनिया ना हो, ड्यूअल पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ना हो कि वो एक टाइम में वो कुछ बन जाए और दूसरे टाइम में कुछ बन जाए। तो अगर एक आदमी मेंटली फिट नहीं है तो उसको बायर या सेलर होने का इस्लाम में राइट नहीं है, वो सेल उसकी नहीं मानी जाएगी। दोनों बायर एंड सेलर्स को आकिल होना जरूरी है। फिर आकिल के साथ साथ बालिग भी होना जरूरी है। एक तो आकिल है ना, फिजिकली अगर कोई बीमारी है उसको बीमारी ना हो, ठीक है, उस हिसाब से आकिल होना चाहिए। दूसरे केस में बालिग, बालिग भी ऑब्वियसली आकिल नहीं होता, ना बालिग आदमी जो है बच्चा होता है। अगेन वही बात, कंडीशन बालिग की कि आपके मतलब हमारे लॉ के मुताबिक बालिग जो है वो 18 साल का है, लेकिन वैसे जो है बालिग आप 13-14 साल की उम्र में भी हो सकते हैं। तो बालिग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की जरूरत है हमें। अगर तो आपकी स्टेट प्रोहिबिट करती है 18 साल से कम उम्र का बंदा बाय या सेल नहीं कर सकता कुछ, तो फिर नहीं करना। लेकिन अगर स्टेट नहीं प्रोहिबिट करती तो वहां पे फिर बालिग का मतलब 18 साल नहीं होगा, बालिग का मतलब है जब उसको अकल फहम बूझ आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये ना कहेंगे बेवकूफ आदमी के लिए सेल, या बेवकूफ आदमी बेचारा क्या करे। भाई बेवकूफ या कम अकली का ये मतलब नहीं कि अगला पागल है, ठीक है, एक है कम अकल और एक है पागल बेचारा। तो कम अकल अगर बेवकूफ बेचारा, जिसको हम बेवकूफ कहते हैं, वो बेसिकली शरीफ इंसान होता है, तो हम उसको बेवकूफ कह देते हैं। कि बेवकूफ आदमी या शरीफ इंसान अगर कोई कम प्राइस पे दे दे या मुफ्त दे दे या लॉस में दे दे, तो भाई ये फिर हम नहीं कह सकते कि वो पागल है, तो उसकी सेल ही नहीं जायज। कम अकली और सैनिटी में फर्क है थोड़ा, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी बात, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नो डिस्टिंक्शन इन बायर्स बीइंग अ सेलर
आपको अपनी मर्जी का बायर चुनने की इजाजत नहीं है। मर्जी का बायर चुनने की इजाजत मतलब कि आप किसी एक को प्रेफरेंस मत दें ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू योर रिलेशनशिप, ड्यू टू योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तुझे चीज नहीं बेचनी, मैंने उसको बेचनी है, या वो अगर मुझे 10 रुपए में दे 10 रुपए दे तो मैं उसको 10 रुपए में दे दूं, आपको मैं 15 रुपए में दूंगा। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। देयर शुड बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द बायर्स बाय द सेलर। एक बायर एक सेलर को किसी को प्रेफर नहीं करना चाहिए। एवरीवन शुड बी गिवन द इक्वल राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द डील, इन द ट्रांजैक्शन, और द इक्वल राइट ऑफ प्राइस नेगोशिएशन एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखें कि किसी को आपने प्रेफरेंस नहीं देनी। फिर नो इंटरफेरेंस, वही जो बात मैंने पीछे की थी नेगोशिएशन की, वो यहाँ पे भी अलाउड, यहाँ पे भी बात आती है कि अगर बायर एंड सेलर के दरमियान नेगोशिएशन हो रही है तो एक तीसरा बंदा उसमें इंटरफेयर ना करे। ये हुक्म है जी बायर एंड सेलर के रिलेटेड। जी आतिफ का सवाल है, चीज सेल और बाय करने से पहले मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ जाना, क्या मतलब यार आतिफ, ये समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, ये सर पागल की बात कर रहे हो? नहीं यार, ये देखो यस सर, कैसे पता लगेगा? हाँ, ये देखो देखो, एक होता है फिजिकल, एक होता है डिक्लेयर्ड पागल। ठीक है, एक है डिक्लेयर्ड पागल जो कि मेडिकली प्रूव हो गया है और डॉक्टरों ने प्रूव दे दिया कि वो पागल है। अब दूसरी बात है कि आपको कैसे पता चले कि अब अगला पागल है या नहीं। ठीक है, पहली बात ये, आपको ये नहीं कहा गया कि आप हर एक का टेस्ट करवाएं, आपको ये कहा गया कि जो पागल है वो इस्लाम में बायर या सेलर नहीं बनेगा। जो वो है प्रूव्ड है पागल, उससे, यानी अक्सर ये होता क्या है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अक्सर लोग क्या करते हैं, एक बेचारा पागल है, उसके नाम बहुत प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं लॉलीपॉप खाओगे, लॉलीपॉप वो कहेगा हाँ खाऊंगा लॉलीपॉप, और उसको लॉलीपॉप देके कहेंगे यहाँ साइन कर दो, घर मेरे नाम कर दो। और क्या जी, आप कहोगे जी सेल वैलिड है, क्यों? देखो मैंने उसको लॉलीपॉप दिया, उसने साइन किया, उसने लिखा है कि मैं लॉलीपॉप के एवज इसको ये घर या प्रॉपर्टी नाम कर रहा हूँ, तो इस केस में ये चीज ये सेल वैलिड नहीं होगी। दोनों का आकिल होना जरूरी है। ठीक है, और आपको अगर पता चल जाए कि कोई पागल है तो फिर आप उस सेल से पीछे आ जाए। ठीक है, बेहतर है कि आप उस सेल से हट जाए। ये जो प्रेफरेंस वाली बात है सर, प्रेफरेंस भी कुछ सिचुएशंस में हो सकती है। जैसे कि मैं एक सेलर हूँ, तो मेरे पास 2 कस्टमर आते हैं, रेट भी वो सेम दे रहे हैं, लेकिन एक की गुडविल इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं जब भी चीज उसको देता हूँ ना, तो वो जल्दी से जल्दी, वो जब भी मतलब उसको मैं वारंटी देता हूँ 2 मंथ की, तो वो 10 दिन में भी वो क्लेम करने आ जाता है। और एक मेरा ऐसा कस्टमर है कि जो उसको कन्वीनियंटली यूज करता है और उसका कभी भी मेरे पास इतना ना ज्यादा क्लेम नहीं आया। तो मैं तो फिर प्रेफर करूंगा ना कि जो मेरा अच्छा कस्टमर है, जिसका मुझे क्लेम कम आता है, और जो अगर क्लेम आए भी तो उसका बर्ताव अच्छा होता है। देखिए, एक इसमें 2 बातें हैं समझने वाली। एक तो ये है कि आप ना एक चीज को ग्राउंड बनाते हुए उसको प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ग्राउंड कितनी जायज है कितनी नाजायज है, इस पे बहस है। ठीक है, दूसरी बात ये कि बेटा फिर भी जो आपके पास आ गया और आपकी उसके साथ नेगोशिएशन चल रही है, तो आप दूसरा बंदा फिर भी अलाउड नहीं होगा बीच में इंटरफेयर करना। और आपको भी अगर वो क्लेम कर रहा है वारंटी, तो आप या तो वारंटी ना दें। ठीक है, जो सीधी बात है, अगर वारंटी दे रहे हैं तो ये सोच के ही दे रहे हैं ना कि कोई भी क्लेम कर ले, जितनी मर्जी दफा क्लेम करे तो अलाउड है। फिर तो ये आप बेसिकली मैं कहूँगा ना हीलाबाजी कर रहे हैं। आप वारंटी दे भी रहे हैं और आप चाह भी रहे हैं कि कोई क्लेम ना करे। ठीक है, तो ये फिर आपकी तरफ से गलत बात है। अगर कोई क्लेम कर रहा है, कोई 20 दफा क्लेम करे, आप जब वारंटी देते हैं तो आप साथ कंडीशन भी बताएंगे ना वारंटी की कि यार ये इस तरह होगा तो मैं वारंटी नहीं क्लेम करूंगा, इस तरह होगा। उसके अलावा आप ये मान रहे हैं कि इसके अलावा जिस तरह मर्जी मेरा प्रोडक्ट यूज करो मैं वारंटी क्लेम करूंगा, तो भाई फिर अगर वो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है उस तरीके में रहते हुए और वारंटी क्लेम करने आ रहा है, तो इसमें ना आपने फिर वारंटी गलत दी या आपका प्रोडक्ट ही सही नहीं है, फिर आप अपनी वारंटी को रिवाइज करें। ठीक है, तो यहाँ पे उसका लोगों के पास ट्रिक्स भी होते हैं। हाँ जी,
लोगों के पास ट्रिक्स भी होते हैं ना, कि जैसे ये फैसल जैसे लोग वारंटी के बेटा वो भी टाइम पे फैसल आके जैसे दांतों से चीज लोगों को का और अल्लाह का मामला जो सही बात है, आप अपना अल्लाह का मामला सही रखें। हाँ, अगर आपको ये देखिए यहाँ पे फिर अगर आपको ये प्रूव हो जाए विद वो कहते हैं ना शवाहिद के साथ, सबूतों के साथ ये प्रूव हो जाए कि ये बंदा कोई हीलाबाजी या दो नंबरी करता है, ये बंदा कोई चीज को वो खराब कर देता जान के और क्लेम कर लेता है, तो फिर यू आर अलाउड। ठीक है, क्लेम हो जाए फिर तो वो ठीक हो बंदा गया। करप्ट है। वो जो हमने पीछे बात की थी, मैं अगर लेके जाऊं पीछे, यहाँ पे देखें आप कि करप्ट बंदे के साथ ट्रेड करना या उसे प्रॉफिट कमाना अलाउड नहीं है। तो फिर तो अगर ये प्रूव होगा कि अगला क्रिमिनल है, तो उसके साथ फिर ट्रेड बेहतर है कि आप ना करें। समझे आप? तो अगर आपको प्रूव नहीं है, वो सर बंदा एक और बेचारा ये इस्तेमाल में ही कर रहा है, तो फिर ये आप बेसिकली फिर अपने वो क्या कह रहे हैं, अपने आप को ही धोखा देने वाली बात है कि प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए या मेरे पास कोई क्लेम करने ना आए, आप किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। प्रेफरेंस आपको नहीं देनी अनलेस एंड अंटिल, वही बात मैंने की कि जायज ना हो और वो बंदा प्रूवन हो, उस बंदे में कोई फॉल्ट प्रूवन हो, आप किसी को प्रेफरेंस नहीं तो देंगे। सर उसके बाद ये जो कंडीशन है कि ऑफर हो और एक्सेप्टेंस हो, तो एक ऐसी सिचुएशन भी होती है कि कोई बंदा है, उसकी चीज बाजार अच्छी कीमत की है, लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से वो उसको बड़ी कम कीमत पे सेल करने पे वो एग्री है, ऑफर भी कर रहा है, तो लेकिन जो लेने वाला उसको वाकई पता है कि ये चीज इसकी इससे काफी ज्यादा है, तो फिर उसमें क्या हो सकता है? बेटा उसमें ये है कि उसमें पहली बात ये कि बेहतर है, इस्लाम जो है भाईचारा सिखाता है और मदद करना और कर्ज़े हसना का भी एक कॉन्सेप्ट है, तो बेहतर है कि आप उसको उसकी मदद कर लें। ठीक है, नंबर 1 बेहतर है। दूसरी बात ये, लेकिन अगर आप फिर भी वो चीज़ खरीद लेते हैं, तो आप पे उसका गुनाह नहीं है, क्योंकि आप उसकी खुशनुदी से, उसकी रज़ामंदी से उस कीमत के ऊपर, बात है कीमत की, ठीक है? अगर दोनों पार्टीज़ राज़ी हैं उस केस में, तो कीमत स्पेसिफिक भी आगे कीमत की भी हम ये पढ़ेंगे टाइप्स, उससे रिलेटेड भी लॉज, तो फिर आपके ऊपर गुनाह नहीं है, लेकिन बेहतर है। वही बात आ गई ना कि मुस्तहब है कि आप उसकी मदद कर दें, लेकिन आप पे वो चीज़ खरीदना नाजायज़ नहीं होगा। ठीक है? तो ये ओके सर। पॉइंट आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात क्या कर रहा था, ये था जी नो इंटरफेरेंस। ठीक है, वही बात है कि इंटरफेरेंस आपने वो जो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया है, वो नहीं करनी, किसी और का सौदा खराब नहीं करना। अच्छा, फिर इसमें ना एक और पॉइंट है बालिग का। ठीक है, बालिग अक्सर क्या होता है कि एक बंदा वैसे ओवरऑल बालिग नहीं होता, माइनर होता है, नाबालिग होता है, लेकिन अगर उसको उस ट्रेड से और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बातें तमाम मालूम है, तो वो उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बालिग समझा जाएगा। इस तरह आप देखते हैं कि छोटे बच्चे अक्सर चीजें बेच रहे होते हैं, ठीक है, उन लोगों को मैं कहता हूँ बालिग नहीं होंगे, वो कई इतने भी छोटे होते हैं, 5-6 साल के भी होंगे, वो नाबालिग हैं, लेकिन अगर उनको उस ट्रांजैक्शन के बारे में इल्म है कि ये चीज इतने की है, इतने पैसे देगा तो इतने मैंने बकाया देने हैं, ये चीज क्या है जो मैं बेच रहा हूँ, ये हराम है हलाल है, अगर उसको इतनी सेंस है, तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो बालिग है। ठीक है, तो उसके साथ भी ट्रेड अलाउड है। एक छोटा बच्चा जिसको उस ट्रेड के बारे में या ट्रांजैक्शन के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन है, तो वो बालिग है। अच्छा, फिर कंडीशंस की बात करते हैं यस जी। सर, ये तो ये पार्टनरशिप के रूल्स में पढ़ा था ना कि अगर एक पार्टनर है हाँ, और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो बेटा है ना, बेशक वो नाबालग है, लेकिन फिर उसको राइट है कि वो उसकी ना वो उसको कंटिन्यू भी रख सकता है बिजनेस को, और अपना पार्ट वो सेल भी कर सकता है। उस सूरत में वो उसको है कि ऑप्शन के वो सेल कर सकता है, बेशक हाँ, वो माइनर है। हाँ, तो इसी तरह का जी यहाँ पे भी कोई साथ बनता है कि बेशक माइनर है, लेकिन अगर उसको पता है चीजों के बारे में, तो आप उसको बालिग समझ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशंस की बात करें। कंडीशन कहते हैं शराइते अक्द। अक्द मींस कॉन्ट्रैक्ट, शराइत मींस कंडीशन, यानी कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कंडीशंस क्या हैं जी जिनके तहत सेल वैलिड होती है? नंबर 1, ये आपकी जो सेल है वो कंटिंजेंट नहीं होनी चाहिए। कंटिंजेंट का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर
इवेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास जो एक मिसाल मैंने पढ़ी थी कि आप एक गाड़ी आपकी चोरी हो चुकी है और आप किसी को सेल कर देते हैं अपनी वही गाड़ी, और साथ ये कंटिजेंसी है कि गाड़ी मुझे इंशाल्लाह हफ्ते में मिल जाएगी, या तो मुझे पैसे दे दो, मुझे गाड़ी हफ्ते में मिल जाएगी। तो इस केस में ये सेल कंटिजेंट है, यानी ये एक और इवेंट के साथ मशरूत है जो कि गाड़ी मिलना। ठीक है, तो ये इस केस में ये सेल अलाउड नहीं है। कंटिजेंट, नॉन कंटिजेंट होनी चाहिए सेल। कंटिजेंट सेल यानी वो किसी और इवेंट के साथ नहीं मशरूत होनी। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं अगर पाकिस्तान मैच जीत गया तो मैं तुम्हें ये चीज भेज दूंगा, नो, दिस इज नॉट अलाउड। किसी और इवेंट के साथ आपको अपनी सेल को नहीं मंसूब करना चाहिए कि ऐसा होगा तो मैं तुम्हें सेल करूंगा या ऐसा होगा तो मैं खरीद लूंगा। दिस इज नॉट अलाउड। नॉन कंटिजेंट सेल होनी चाहिए। कोई कंडीशन एज टर्म्स टू एन इवेंट, एज रिलेटेड टू एन इवेंट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरी बात, कोई एक्शन का कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आपको किसी को कोई एक्शन के लिए फोर्स नहीं करना। ठीक है, ये भी कंटिजेंसी की ही आगे टाइप आ जाती है कि यू कैन नॉट फोर्स एनीवन फॉर एन एक्शन एंड रिलेटेड टू अ कंडीशन। यानी मिसाल के तौर पे आप ये भी नहीं कह सकते कि यार अगर मैंने तुम्हें सेल कर दी तो तुम उसके बाद ये काम करना। ठीक है, मैं तुम्हें अगर सेल कर दूंगा या तुमने अगर ये चीज खरीदनी है मेरे से या तुम बेचनी है, अगर तुमने मुझे, तो बेचने के बाद या पहले ये काम मेरा कर। ठीक है, तो ये कंडीशन भी अलाउड नहीं है। इस तरह आप दुकानदार को कहते हैं यार मैं तुमसे चीज खरीद लूंगा लेकिन मुझे चलो खाना खिला दो, तो भाई ये अलाउड नहीं है। या सेल करने के बाद आप, या आप ये कहो कि सेल करने के बाद मुझे खाना खिला देना चलो, तो ये कंडीशन भी पहले से शराइत, ये शर्त लागू नहीं की जा सकती। तो एक है जी किसी इवेंट के होने की कंडीशन और एक है आप किसी के एक्शन की कंडीशन। ये दोनों कंडीशन आप नहीं लगा सकते किसी सेल के साथ। जी बेटा, इकरा ने सवाल किया था। इकरा आपने हाथ खड़ा किया था बेटा, चले ठीक है, नहीं होगा सवाल। अच्छा जी, ये चैट में एक सवाल आया है, हुआवे P10 लाइट। चलो जी, नहीं बताता तो एब्सेंट है ये। मिल गया जवाब? सवाल क्या था जिसका जवाब भी आपको मिल गया? मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया अभी भाई। चले, अच्छा जी, टेक्स्ट। हाँ, मैसेज नहीं देखा, सुन ही नहीं रहे। जो भी है 46 कौन है जी? 46 फाइक तो नहीं है? तो लग रहा वही है, सो गया है। अच्छा, फिर तीसरी चीज है जी कि कंडीशन ऑफ वारंटी, कंडीशन ऑफ डिलीवरी इन अ स्पेसिफिक टाइम। आप कंडीशन जो लगा सकते हैं, ये तो है वो कंडीशन जो नहीं लगा सकते। फिर कुछ कंडीशन है जो लगा भी सकते हैं आप। ठीक है, उनमें से एक कंडीशन है वारंटी की कंडीशन, यानी या सेलर लगा सकता है या बायर लगा सकता है। सेलर कह सकता है कि आप मेरे से ये चीज खरीद लें, मैं आपको साल की 2 की वारंटी देता हूं। या बायर कहता है कि मैं तुमसे ये चीज खरीद लूंगा, लेकिन इस केस में तुम्हें वो 2 साल की मुझे रिपेयर देनी पड़ेगी, वारंटी देनी पड़ेगी। तो उस केस में बेटा ये कंडीशन अलाउड है। ठीक है, ज़हन में रखिएगा, वो कंडीशन जो अलाउड है उनमें से एक कंडीशन है कंडीशन ऑफ वारंटी। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी, एक जरा मैसेज का मेरे पास। चलो
ठीक है, एक वो कंडीशन वो है वारंटी की, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो अलाउड है रखना वो है डिलीवरी की, यानी आप किसी को एक स्पेसिफिक टाइम में डिलीवरी की कंडीशन अगर देते हैं या मांगते हैं उससे, तो वो भी अलाउड है। लेकिन ये दोनों बातें पहले डिसाइड होंगी। आप ये नहीं कह सकते बाद में सेल करने के बाद कि यार अब मुझे तुम 2 दिन में डिलीवर करो वरना मैं सेल कैंसिल कर दूंगा। नो, ये दोनों या मुझे सेल करने के बाद आप कहीं साल की वारंटी देते हो या नहीं, आप चलो वापस लो अपनी चीज। तो ये दोनों कंडीशंस बेशक अलाउड है, लेकिन ये दोनों कंडीशंस आपने पहले से ही तयशुदा होनी चाहिए। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग कंडीशन है कि सेल इमीडिएट होनी चाहिए, यानी सेल के अंदर टाइम की कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि फ्यूचर के अंदर मैं एक चीज आपको बेचूंगा। जिस तरह ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इस बेस पे फिर अलाउड नहीं है या गैर शरई हो जाते हैं कि उसमें सेल इज नॉट इमीडिएट। ठीक है, इमीडिएट का मतलब है कि एट द स्पॉट, शुड बी इंस्टेंट एंड एब्सोल्यूट। ये दो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी उसी वक्त और पूरी की पूरी चीज बेचनी है। ये भी नहीं किस्तों में कि यार ये आधी चीज तुमने आज ले ली, आधी महीने बाद खरीद लेना मेरे से, और आज बाकी जो रह जाएगी वो हम फिर साल बाद ले लेंगे। ऐसा भी नहीं है। तो अगर आपने चीज बेचनी है तो पूरी की पूरी चीज बेचनी है, और मतलब वो चीज जो अलहदा हो सकती है वो तो आप अलहदा करके बेच सकते हैं। जिस तरह आपने अगर एक प्लाजा बनाया है तो उस प्लाजे के अंदर एक दुकान है, वो अलहदा हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये एक दुकान है, इस दुकान का जो है ये 4 फुट तुम आज खरीद लो, 5 फुट तुम महीने बाद खरीद लेना, 6 फुट जो है वो साल बाद खरीद लेना। तो एक चीज अगर अलहदा हो सकती है तो उसको आपको अलहदा करने की इजाजत है, लेकिन वो चीज जो अलहदा नहीं हो सकती एक चीज से, उसको किस्तों में बेचने की, किस्तों में मतलब के टाइम में बेचने की इजाजत नहीं है। किस्तों के नहीं, किस्तों का ना यहाँ पे बीच में लेके आना, ठीक है, ये आपने सुना ही नहीं किस्तों का लफ्ज, वो और बात है, वो भी आगे देखते हैं, ठीक है। इसीलिए और इमीडिएट मतलब उसी टाइम होनी चाहिए, टाइम की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि मैं तुम्हें अगर ये बात हुई तो 50 दिन के अंदर मेरे से ये चीज खरीद लेना, ठीक है, या 55 दिन के अंदर मेरे से ये चीज खरीद लेना आप। दिस इज नॉट अलाउड। जी आतिफ। जी आतिफ सर पूछें। जैसे कि एक चीज आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन वो आपकी पोजेशन में नहीं है, वो किसी और के हाथ में है, कोई और उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको आप सेल कर सकते हैं? बेटा ये है वो, ये देखें, ये डिलीवरी या कब्जा, ठीक है, ये उसके केस में आ रहा है, बल्कि ये है, इधर भी है, ठीक है। टाइटल एंड रिस्क आप देखें विद द सेलर, इसमें ये नीचे भी मैं बताता हूँ, उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फाइनली कंडीशंस के अंदर एक आखिरी कंडीशन है गश की, गशश कह लें या गश कह लें, ये शीन के ऊपर शाद है जी। गश का मतलब क्या है? फ्रॉड नहीं होना चाहिए। आप किसी के साथ कंडीशन ऐसी लगा दें, या कंडीशन ही बेसिकली आप लगाएंगे कि आप उसको फ्रॉड उसके साथ करना चाह रहे हैं, यानी धोखा। गश मतलब आप किसी को इस ट्रेड में धोखा ना दें, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन लगा लें जिससे आपकी धोखे की नीयत हो। आपको पता है, फॉर एग्जांपल आपने ऐसी कंडीशन लगाई है और आप ही उस कंडीशन को पूरा नहीं होने देंगे, तो आप उससे ये चीज कीमत कम करवा लेंगे या हड़प लेंगे चीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कंडीशन लगा दी, ये जो आपने वो आतिफ बात की थी ना, वो मैंने आपको तब बात की थी कि मैं कश में बताऊंगा कि एक बंदा वारंटी बार बार लेके आता है, ठीक है, तो वो उसको पता है और वो फ्रॉड कर रहा है, उसको पता है कि मैं ये फ्रॉड कर रहा हूं, वो गश कर रहा है, तो दिस इज नॉट अलाउड। तो इसी तरह आप कोई भी ऐसी कंडीशन अगर लगा दें जिसमें फ्रॉड का एलिमेंट हो, किसी को धोखा देने का, डिसीव करने का, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे आपने अगर कोई चीज टूटी हुई थी और उसको ग्लू से जोड़ दिया, आपने कंडीशन लगा दी कि ये चीज एज इट इज देख लो, बाद में तुम मुझे 5 दिन बाद वापस आओगे तो मैं कोई चीज क्लेम नहीं करूंगा। आपको पता था
कि आपने ये चीज ग्लू से जोड़ी और ये 5 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगी, बट आपने कंडीशन ही ऐसी डाल दी। अब 5 दिन बाद वो टूटी चीज लेके आएगा, आपको याद है जी मैंने कहा था 5 दिन हो गए, 5 दिन के बाद मैं आपको कोई गारंटी नहीं देता। या तो आप गारंटी ना दो। पहली बात है कि इस्लाम के अंदर आगे हम पढ़ेंगे कि आपको खुद ही जो नुक्स है वो आपको खुद ही बताने का कहा गया है कि आप किसी भी चीज के अंदर नुक्स को खुद आइडेंटिफाई करें और सेलर को खुद बता देंगे यार ये नुक्स है, बायर को खुद बता देंगे ये नुक्स है जो मैं आपको बेच रहा हूँ चीज, उसके अंदर ये नुक्स है, आप पहले से देख लें। लेकिन अगर आप उसको नुक्स नहीं बता रहे और साथ साथ उसको कवर करने के लिए एक ऐसी कंडीशन लगा देते हैं तो ये बेसिकली फ्रॉड ही है। तो फ्रॉड किसी भी किस्म का आपकी किसी शराइत के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये थी कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है, सब्जेक्ट मैटर मुबई, वो आइटम जिसको ट्रेड किया जा रहा है, खरीदो फरोख्त किया जा रहा है, उससे रिलेटेड क्या अहकामात हैं। तो ये है जी सब्जेक्ट मैटर का टॉपिक या मुबई का टॉपिक, और उसके बारे में एक कंडीशन सामने लिखी हुई है। मेरा ख्याल है मैं वो कंडीशंस नहीं पढ़ सकूंगा सारी, 2.5 मिनट रह गए। मैं फिर आपके सवाल ले लेता हूँ हम नेक्स्ट क्लास में, बल्कि मैं कोशिश करूंगा लेक्चर रिकॉर्ड करके ना ये सेल के चैप्टर को खत्म कर दूं। तो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है इस वीकेंड पे मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। अच्छा, सवाल मैं देख लेता हूँ, आतिफ का है, इफ प्रोडक्ट इज नॉट इन योर पोजेशन और इन अदर हैंड। अच्छा, ये मैंने आपको बताया बेटा, ये नीचे है। इस सवाल का चले जवाब दे देता हूँ मैं, ठीक है। आपकी पोजेशन में नहीं है लेकिन आपकी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे ये टाइटल एंड रिस्क ये सेलर के साथ होना लाजमी है। और साथ ही साथ एक ये देखें, एक होती है डिलीवरी फिजिकल, एक है कंस्ट्रक्टिव जिसमें आप अगले को रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ से आपका जो जवाब निकलता है वो ये है कि आपकी ओनरशिप में है लेकिन आपका उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, यानी आप उसको अपनी मर्जी से अगर नहीं खरीदो फरोख्त कर सकते। इसमें मिसाल है आपकी ये कब्जा अगर हो जाए आपके लैंड पे और आपको पता है कि कब्जा है और आप किसी को बेच दें ये जानते हुए कि कब्जा है, तो ये चीज ये एक किस्म का गश में ही आ जाएगा और आप उसको बता भी नहीं रहे। ठीक है, अगर तो बता रहे हैं कब्जा और वो खरीदने को तैयार है तो फिर ये अलाउड है। लेकिन अगर आपका इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ और आप साथ एक कंडीशन लगा दें यार मैं कब्जा छुड़वा लूंगा तुम मेरे से खरीद लो, तो ये तो वैसे ही अलाउड नहीं है। मैंने आपको बात की है कि ये एक्शन का ये जो एक्शन है इसकी कंडीशन तो वैसे ही अलाउड नहीं है, तो ये अलाउड नहीं होगी। बट दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है और मानती है और कंडीशंस बता दी गई हैं, लेकिन एक्शन की कंडीशन फिर भी नहीं होगी कि कब्जा छुड़वा लेंगे तो ये सेल हो जाएगी या तुम सेल कर लो कब्जा हम बाद में छुड़वा लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, अलाउड नहीं है। जी जल्दी, टाइम खत्म हो गया आतिफ, तो ये होंगे और सेमेस्टर कब तक भाई ये कोई पता नहीं है, बस मौज लगी है करी जाओ। अभी तो हमने वो सारा पढ़ना है, बैंकिंग पढ़ना है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को छोड़ूंगा। बैंकिंग पढ़ा के कोई 3 लेक्चर मैं कम से कम आपको और पढ़ाने। चलो जी, ओके, अल्लाह हाफिज। मेरी तरफ से रमजान मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा, जाके इबादत करें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।